Buddy, welcome to my channel Geology World and this is the part 3 of chapter 12 faulting. और आज हम स्टार्ट करेंगे faulting and resultant landforms से. So we know that faulting results in a number of landforms on earth surface. जब कभी faulting होती है तो अगर डाउन थ्रो हुआ तो वैली बन जाएगी, मतलब धंस जाएगा अगर फॉल्टिंग की वजह से लैंड, और अगर अप थ्रो हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा लैंड, तो उससे हाईलैंड्स और प्लेट्यूज बन जाते हैं. और अगर इंक्लाइंड स्लोप बन जाए तो उसकी वजह से टिल्टेड ब्लॉक्स या इंक्लाइंड प्लेट्यूज बन जाते हैं. तो हम इस तरीके के 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ रिफ्ट वैली ग्रैबन, सेकंड इज़ ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट, एंड थर्ड इज़ स्कार्प और एस्कार्पमेंट. नाउ रिफ्ट वैली, जिसे कि ग्राबन बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तब बनता है कि जब दो तरफ से फॉल्ट्स हो जाए. तो जब 2 फॉल्ट्स बनेंगे तो उसके बीच में जो लैंड पड़ेगा वो धंस जाएगा. जब वो धंस जाएगा यानी कि डाउन थ्रो हो जाएगा तो बीच में क्या बन जाएगा, एक वैली जैसा बन जाएगा, उसी को रिफ्ट वैली बोलेंगे. नाउ इस रिफ्ट वैली के दोनों तरफ जो होते हैं माउंटेन्स होते हैं, जिन्हें ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है क्योंकि वो ब्लॉक के शेप में होता है, स्क्वायर शेप के माउंटेन्स होते हैं. इसका एग्जाम्पल पहला है नर्मदा वैली जो इंडिया में है. सेकेंड है राइन वैली विच इज़ इन यूरोप, राइन रिवर के पास है ये, विच इज़ इन जर्मनी. थर्ड द ग्रेट रिफ्ट वैली जो ईस्ट अफ्रीका में है. नाउ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज रिफ्ट वैलीज़, अलग अलग ओपिनियंस है साइंटिस्ट के दैट हाउ दीज रिफ्ट वैलीज़ वो फॉर्म्ड. पहला पॉइंट है वो तो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब फॉल्ट होता है टेंशनल फोर्सेस की वजह से रॉक बेड्स पे, जब 2 फॉल्ट्स बन जाए, 2 फ्रैक्चर्स बन जाए और उसके बीच का लैंड सिंक हो जाए यानी कि डाउन थ्रो हो जाए, तो वैली या रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है. दूसरा है अगर कंप्रेशनल फोर्स की वजह से फॉल्ट्स बन जाए, 2 फॉल्ट्स बन जाए, तो वो अपने दोनों साइड के ब्लॉक्स ऑफ लैंड को अपलिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों साइड उठ जाते हैं और नीचे का सेंट्रल पार्ट रिफ्ट वैली का फॉर्म ले लेता है. तीसरा वही सेम पॉइंट है कि जब टेंशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है रॉक के स्ट्रेंथ को, तो वो जो है फॉल्ट्स क्रिएट कर देता है उस रॉक बेड में, और जो सेंटर का पार्ट है वो सबसाइड कर जाता है और दोनों साइड पे ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि राइन रिफ्ट वैली जो कि वोग्स इन फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी के बीच में बनता है ये वैली. तो टोटली जो रिफ्ट वैलीज़ है या ग्राबन है, रिफ्ट का मतलब ही होता है वो वैली जो कि लैंड के धंसने से या सबसिडेंस से बने. तो जब लैंड सबसाइड करता है 2 फॉल्ट्स के बीच का, तभी ये रिफ्ट वैलीज़ बन पाती है. तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों एक ही साथ वर्क करते हैं. टेंशनल फोर्स की वजह से फॉल्ट्स बनते हैं और कंप्रेशनल फोर्स की वजह से हॉर्स बनते हैं. हॉर्स यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स, जो माउंटेन्स ब्लॉक के शेप में होते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं. तो वो कंप्रेशन की वजह से बनते हैं और हर 2 ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में एक वैली होती है. तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ ही रहेंगी. सो नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज़ ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट. तो ब्लॉक माउंटेन जो कि रिफ्ट वैली से कनेक्टेड ही है, वही नेक्स्ट लैंडफॉर्म है. ब्लॉक माउंटेन एक ऐसा माउंटेन होगा या ऐसा मास ऑफ लैंड होगा जो कि लैंड के अपलिफ्टमेंट से बना है. तो एक ब्लॉक शेप का यानी कि स्क्वायर शेप का लैंड जो कि अपलिफ्ट हो गया है 2 फॉल्ट्स के बीच, उसी को ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? पहला कि ये ब्रॉड फ्लैट एंड टॉप स्टीप स्लोप्स के साथ होगा, यानी कि इसका ऊपर का पार्ट तो फ्लैट और ब्रॉड होगा और स्लोप स्टीप होंगे, मतलब कि हल्के इंक्लाइंड स्लोप्स होंगे. सेकेंड इज़ ये बहुत छोटा है साइज़ में इन कंपैरिजन विथ फोल्ड माउंटेन्स. जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं हमें पढ़ा है कि आर द लॉफ्टीएस्ट स्ट्रक्चर ऑन अर्थ, मतलब सबसे बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स ही होते हैं. पर ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं बहुत छोटे होते हैं उनके हिसाब से साइज़ में. ये माउंटेन जो है फॉल्टिंग से ही बनते हैं, तो इन्हें फॉल्ट माउंटेन्स भी बोला जाता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स एंडोजेनस प्रोसेस से बने होते हैं क्योंकि फॉल्टिंग भी एंडोजेनस प्रोसेस से ही होती है. सो द अर्थक्वेक्स एंड अर्थ मूवमेंट्स, इनके वजह से रॉक बेड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो 2 फोर्सेस काम करने लगते हैं, कंप्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स. सो दीज कंप्रेशनल फोर्स टेंड टू स्क्वीज द crustal rock, means the rock bed gets squeezed by the tensional force.
और इसी की वजह से क्रैक्स, फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्ट्स बन जाते हैं, और दो फॉल्ट्स के बीच में हमेशा लैंड का डिस्प्लेसमेंट अकर होता है। तो ब्लॉक माउंटेन्स दो तरीके से बन सकते हैं, या तो वो सेंट्रल लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाए, मतलब अप थ्रो हो जाए, या फिर दोनों उसके साइड के जो लैंड है अगर वो धंस जाए तो वहीं पे उठा का उठा खड़ा रहेगा, तो वो भी एक ब्लॉक माउंटेन का फॉर्म ले लेगा। तो दोनों में से कोई भी चीज़ होगी, या तो उसके साइड वाले धंस जाए या तो वो खुद उठ जाए। नाउ टिल्ट ब्लॉक, टिल्ट मतलब टेढ़ा, टिल्ट मतलब होता है कि कोई चीज़ इंक्लाइंड होती है जब, तो अगर स्कारपिंग हो जाए एक तरफ से उस ब्लॉक माउंटेन की, स्कारपिंग मतलब इरोड होना किसी चीज़ का, तो अगर वो ब्लॉक माउंटेन एक तरफ से स्कार्प हो जाए तो वो टिल्ट ब्लॉक बन जाता है। पर जो हॉर्स होते हैं ज़्यादातर, उन हॉर्स में दोनों तरफ से स्कारपिंग हुई होती है, इसलिए वो वर्टिकली स्ट्रेट होते हैं ज़्यादातर। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी, और जो टिल्ट ब्लॉक का एग्जाम्पल है वो वेस्टर्न घाट्स है डेक्कन में। और एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, वो हैं सतपुराज और विंध्यास इंडिया में। जो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो तो हमें पता है, फ्रांस में वोग्स, ये भी हमें पता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक माउंटेन। नाउ थर्ड इज़ फॉल्टेड प्लेट्यूज। नाउ ब्लॉक माउंटेन में और प्लेट्यूज़ में फ़र्क होता है यही कि उसका हाइट थोड़ा और कम होता है प्लेट्यूज़ का। ब्लॉक माउंटेन्स प्लेट्यूज़ से थोड़े बड़े होते हैं, पर प्लेट्यूज़ आर फ्लैट टॉप्ड अपलिफ्टेड लैंड मासेस। तो फॉल्टिंग के वजह से कुछ प्लेट्यूज़ भी बनते हैं जिन्हें फॉल्टेड प्लेट्यूज़ बोला जाता है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जब भी फॉल्ट्स बन जाते हैं तो उसके बीच का लैंड मास अपलिफ्ट जब हो जाए, थोड़ा सा अगर अपलिफ्टमेंट हो तभी प्लेट्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एग्जांपल है द सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू ऑफ फ्रांस, जो कि यूरोप में है। द फोर्थ वन इज़ फॉल्ट स्कार्प। नाउ फॉल्ट स्कार्प क्या होता है? फॉल्ट स्कार्प बोलेंगे जब एक सीरीज़ ऑफ रॉक बेड, यानी कि सीरीज़ ऑफ सबसिडेंस हो या सीरीज़ ऑफ अपथ्रो हो, कोई भी एक चीज़ अपलिफ्टमेंट हो या फिर सबसिडेंस हो, कोई भी एक चीज़ जो लाइन से होती जाती है तो उसी को फॉल्ट स्कार्प बोलेंगे या स्कारपिंग बोलेंगे, जो कि फॉल्ट की वजह से होता है। तो इस तरह के फॉल्ट स्कार्प्स जो है वो रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम में इस तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। बेसिकली फॉल्ट स्कार्प्स प्लेट्यूज से भी छोटे होते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन सबसे बड़े हो गए, उससे छोटा प्लेट्यूज, और सबसे छोटा लैंडफॉर्म जो कि फॉल्टिंग की वजह से बनता है वो हो गया स्कार्प, मतलब बहुत ही हल्का सा अपलिफ्टमेंट होता है इसमें। तरीके के स्कार्प्स दो तरीके से हो सकते हैं, दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। पहला है फॉल्ट लाइन स्कार्प और दूसरा है कंपोजिट फॉल्ट लाइन स्कार्प। सो नाउ वील सी द डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट स्कार्प एंड फॉल्ट लाइन स्कार्प। पहला है कि फॉल्ट स्कार्प जो है वो डायरेक्ट एक्शन ऑफ फॉल्टिंग की वजह से बना होता है, मतलब फॉल्टिंग से ही फॉल्ट स्कार्प्स बनते हैं। पर जो फॉल्ट लाइन स्कार्प है वो इरोजन की वजह से बनते हैं। दूसरा है फॉल्टिंग अलोंग अ प्लेन गिव्स राइज टू फॉल्ट स्कार्प। अगर फॉल्टिंग हो जाए किसी भी प्लेन पर तब फॉल्ट स्कार्प बनते हैं, पर फॉल्ट लाइन स्कार्प तब बनते हैं जब इरोजन होता है, मतलब डिफरेंट एजेंट्स जब इरोड करते हैं किसी फॉल्ट को फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से, तभी फॉल्ट लाइन स्कार्प बनते हैं। तीसरा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि ओरोजेनिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, वो फॉल्ट स्कार्प्स का ओरिजिन होता है। सो एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करने वाले फोर्सेस होते हैं, और ओरोजेनिक मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को बोलते हैं जो कि अर्थ का अप डाउन यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जिससे कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। उन मूवमेंट्स को ही ओरोजेनिक मूवमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो उन दोनों के वर्क से ही फॉल्ट स्कार्प्स बनते हैं। पर जो फॉल्ट लाइन स्कार्प है वो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों के वर्क करने से ही बनते हैं। चौथा है कि इट प्रेजेंट्स हाई क्लिफ एंड स्टीप स्लोप, मतलब क्लिफ जो होता है बहुत ऊंचा होता है और स्लोप्स उसके बहुत ही स्टीप होते हैं, यानी कि बहुत इंक्लाइंड स्लोप्स होते हैं। और दूसरी तरफ फॉल्ट लाइन स्कार्प में जो हाइट होता है वो थोड़ा कम होता है इरोजन की वजह से। पांचवा है कि इट प्रेजेंट्स न्यूअर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस। फॉल्ट स्कार्प की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ सरफेस पे। इसमें इट प्रेजेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब फॉल्ट लाइन स्कार्प से कुछ नया नहीं बनता है, वही चीज़ें बनती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ द सिक्स्थ इज जो फॉल्ट स्कार्प है वो थोड़ा न्यू है, यानी कि जियोलॉजिकल पीरियड में वो रिसेंटली ऐड हुआ है इस तरह का लैंडफॉर्म। तो इसमें इरोजिव एक्शन जो है वो अभी बहुत न्यू है और एक्टिव है। बट ऑन दी अदर हैंड फॉल्ट लाइन स्कार्प जो है वो न्यू नहीं है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, ओल्डर जियोलॉजिकल पीरियड का है। तो इसमें
साइकिल ऑफ एरोजन भी बहुत एडवांस स्टेज पे। सेवेंथ इज जो फॉल्ट स्कार्प है वो सिंपली जहाँ पे अप थ्रो होगा वहाँ पे हाईलैंड दिखेगा, और जहाँ पे डाउन थ्रो होगा वहाँ पे लो ग्राउंड दिखेगा। पर जो फॉल्ट लाइन स्कार्प है वो इरोजन के बेसिस पे डिफरेंट होता है, यानी कि जहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहेगा वहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, पर जहाँ पे रॉक हार्ड रहेगा वहाँ पे कम इरोजन होगा, तो वहाँ पे लैंड भी थोड़ा ज़्यादा होगा सॉफ्ट रॉक के मुकाबले। तो फॉल्ट लाइन स्कार्प में जो पार्ट हार्ड होता है, जहाँ पे कम इरोजन होता है, उस पार्ट को ऑब्सिक्वेंट फॉल्ट लाइन स्कार्प बोलते हैं, और जो सॉफ्ट रॉक वाला साइड होता है जहाँ पे इरोसिव मटेरियल ज़्यादा एक्ट करते हैं, उस पार्ट को रेसिक्वेंट फॉल्ट लाइन स्कार्प बोलते हैं। दैट्स इट गाइज, चैप्टर 12 इज़ complete. Next we are going to start with chapter 13. Till then, take care and goodbye.